कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक कारण बताता हूं। मैंने ई नोट्स बना लिए पूरे रिवीजन के, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जाके ये स्कैन कर लो। इसमें आपके जो कॉपी के नोट्स थे उसका छठे छठाए क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन नहीं है, छठे छठाए क्वेश्चन है, और इसको आप स्कैन कर लो सबसे पहले आपके फोन के अंदर। ये ई नोट्स है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। आई थिंक अब सब लोगों को स्कैन हो रहा होगा। हो रहा है स्कैन? हो गया स्कैन? नहीं तो फिर आप बोलो तो टेलीग्राम ग्रुप पे डालूं। स्कैन हो गया? नहीं हुआ, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी लिंक भी डाल देता हूं। ठीक है, मैं इसकी लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूं। ये प्रोसेस का रिवीजन होगा, है ना? यस। आपने मुझसे एक डिमांड की थी कि सर मेरे को फॉर्मूला रिवीजन चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, तो मैंने आपको पूरा वीडियो बना के दे दिया, सिर्फ फॉर्मूला, और पूरी शीट बना के दे दी फॉर्मूले की, कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले। वो कल मैंने यूट्यूब पे डाला था, और इवन उसकी टेलीग्राम पे आपको लिंक भी आई होगी। सितंबर 26 क्लास में ये लीजिए, मैं लिंक पेस्ट कर देता हूं, एक बार पेस्ट कर देता हूं, और हो गया स्कैन, तो बहुत बढ़िया। इन नोट्स को यूज करेंगे हम लोग, प्रोसेस रिवीजन नोट्स। यस, कॉपी लिंक टेलीग्राम, ये लीजिए, ये आपकी टेलीग्राम ग्रुप पे आ गया। ठीक है, चेक कर लीजिए, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ गया। ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं, स्कैन कर लो इस पीडीएफ को, या टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर लो। और सितंबर 25 पे डाल दिया, 26 पे डाला है मैंने, सही डाला है ना? आपके ग्रुप पे डल गया ना, आ गया ना? यस यस यस, बिल्कुल आ गया। तो अब देखिए, हमारे पास इफेक्टिवली 1 घंटा है, और वो बहुत है इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने के लिए। और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, अगर आप ढंग से इसको पढ़ोगे तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। एक चीज का रिवीजन इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, और वो है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अब आप बोलोगे सर उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि पहली बात, पिछले 12 एग्जाम में वो आया भी नहीं है। दूसरी बात, उसमें एक ही क्वेश्चन करना है, जिसका मैं रिवीजन भी कराऊंगा तो भी वही क्वेश्चन है, फुल फ्लेजेड करना भी एक ही क्वेश्चन है, वो हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 7 है। एंड दैट इज वाई प्रोसेस कॉस्टिंग में इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग की रिवीजन की जरूरत नहीं है। उसमें एक फिक्स फॉर्मेट है, एक क्वेश्चन है, वही आपको करना है सॉल्व, और उसी से आपका इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है। तो मेन 2 चीजें हैं, और वही मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हमारा रिवीजन जो स्टार्ट हो रहा है, वो सबसे पहले किस पर्टिकुलर पॉइंट से हो रहा है? याद करो गाइस, पहला फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला है रामबाण फॉर्मूला। पहले बताओ, फॉर्मूला सब लोगों को याद है क्या? क्या है रामबाण फॉर्मूला? एक बार आप बताएंगे क्या है रामबाण फॉर्मूला? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। आता है रामबाण फॉर्मूला। और रामबाण फॉर्मूले का लॉजिक ये है कि अगर आप कभी भी कॉस्ट पर यूनिट निकालें, तो हमेशा आप ये देखें कि हम हमारे नॉर्मल लॉस को हटाने के बाद वाली यूनिट के ऊपर बर्डन डालते हैं। लॉजिक ये था कि साहब नॉर्मल लॉस बर्डन कैसे उठाए? जब उसका लॉस हो चुका है तो उस पर आप कॉस्ट डाल भी दोगे तो कॉस्ट आपको कस्टमर से मिलने वाली नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लिया भी था कि अगर आप अपने मॉम डैड के साथ घूमने जाते हैं तो आप उनके लिए नॉर्मल लॉस है। जब भी वो ट्रिप की कॉस्टिंग निकालेंगे तो खर्चा आप पे भी करेंगे, लेकिन आप पे कभी कॉन्ट्री या बर्डन नहीं डालेंगे। जो भी बर्डन होगा वो अल्टीमेटली किसके ऊपर आएगा? मॉम और डैड के ऊपर ही आएगा। इट मींस यहां पे नॉर्मल लॉस जो है वो कभी भी कॉस्ट का बर्डन नहीं उठाता है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, याद रहेगा फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस की क्या माइनस करते हैं गाइस? स्क्रैप वैल्यू। और नीचे में टोटल यूनिट्स में से क्या माइनस कर देते हैं? नॉर्मल लॉस की यूनिट। तो यहां से हमें पहले रामबाण फॉर्मूले से कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाता है। अब आपको प्रैक्टिस करवानी है साहब इस रामबाण फॉर्मूले की। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ मत करो, इसी फॉर्मूले को सिर्फ कैलकुलेटर पे एक बार मुझे सॉल्व करके बता दो। ये फॉर्मूला याद हो गया? फॉर्मूला मैंने ई नोट्स में डाला हुआ भी है, अगर आपको लग रहा है तो आप स्क्रीन पे ले लो फटाफट, अगर याद नहीं हुआ है तो। और सबसे पहले इस एग्जाम्पल से मुझे कैलकुलेटर पे कॉस्ट पर यूनिट निकाल के बता दो रामबाण फॉर्मूले से कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है। रिमेंबर गाइस, आपको सिर्फ नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को माइनस करना है, और आप मुझे सबसे पहले इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दे दीजिए कैलकुलेटर पे। 10,000 क्वांटिटी है, 40 रुपए वाली। लेबर कॉस्ट 2 लाख रुपए की है,
तो ऐसे करके ओवरऑल कॉस्ट होगी 6 लाख की। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है, मतलब 1000 का है, पर आप लोगों ने एक्चुअली देखा होगा एबनॉर्मल लॉस कितना है 1500। इट मींस व्हाट, 1000 का नॉर्मल है तो इसका मतलब 1500 का लॉस है, तो 500 का एबनॉर्मल लॉस कितना मानेंगे 500 रुपए का। कितना आएगा एबनॉर्मल लॉस गाइस 500 का। ठीक है, तो टोटल लॉस कितना हुआ है 1500 और 10,000 का 10% करेंगे तो नॉर्मल लॉस कितना है 1000, तो कितना एबनॉर्मल लॉस हो गया 500। अब मुझे बताओ रामबाण फॉर्मूले में क्या हम एबनॉर्मल लॉस की यूनिट को भी हटाते हैं कि सिर्फ नॉर्मल लॉस की यूनिट हटाते हैं? सिर्फ नॉर्मल लॉस की यूनिट हटाते हैं। चलो निकाला आप लोगों ने इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है? इसका सही आंसर आ रहा है 66। आप देखिए फॉर्मूले को कैसे लगाया है मैंने। 6 लाख रुपीस की कॉस्ट है, 1000 क्वांटिटी के नॉर्मल लॉस पे 6 रुपए की स्क्रैप वैल्यू मिल गई, तो इट इज 6000। डिवाइड करेंगे 10,000 में से 1000 क्वांटिटी माइनस, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 66। ये तो इजी पार्ट है सर, पर आपको बता दूं रामबाण फॉर्मूले के साथ एक चीज और निकालनी पड़ेगी, अमाउंट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। ये अमाउंट कौन सा होता है, किसी को याद है अमाउंट कौन सा होता है और किस चीज का होता है? अमाउंट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L सर ये वो ओनर को लॉस भेज रहे हैं जो हमें एबनॉर्मल लॉस के कारण हुआ है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, कितनी क्वांटिटी का लॉस हुआ था 500 और एक क्वांटिटी की कॉस्ट कितनी निकली 66, तो इसका मतलब ओनर को लॉस जाना चाहिए 500 इंटू 66 के हिसाब से 33,000। पर क्योंकि 500 क्वांटिटी के एबनॉर्मल लॉस पे भी तो स्क्रैप मिला होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने जो खराब करी क्वांटिटी उसमें से 500 को आप एबनॉर्मल लॉस मान रहे हो, क्या उस 500 क्वांटिटी के ऊपर स्क्रैप मिला होगा कि नहीं मिला होगा? इसका मतलब अगर अपन ओनर का नेट लॉस देखें तो 33,000 रुपए का जो लॉस हुआ है उसमें 3,000 रुपए स्क्रैप के आ भी गए, तो बताओ नेट अमाउंट कितना ओनर का लॉस माना जाएगा 30,000। So this is the amount that is transferred to costing P&L and the amount of loss is 30,000। पहले बताओ ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आप जब भी बेसिक रामबाण फॉर्मूला लगाना हो तो आप पहले तो फॉर्मूला लगा के कॉस्ट पर नेट निकाल लीजिए। जब भी आपको बोले बताए कितना लॉस हुआ है जो P&L में जाएगा, तो आपने जो भी लॉस कैलकुलेट किया उसमें से स्क्रैप जरूर हटा दीजिएगा, क्योंकि ये चीज ध्यान रखना कि स्क्रैप नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस दोनों पे मिलेगा। बस ये फर्क है कि नॉर्मल लॉस का स्क्रैप कॉस्ट पर यूनिट में से माइनस होता है और एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू में से माइनस होके नेट अमाउंट ही कॉस्टिंग P&L में जाता है। पहले बताओ ये बेसिक सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है, याद आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारा सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग चालू हुआ था और मैंने बोला था कोई भी प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ जाए ये रामबाण फॉर्मूला आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए। अब मैंने बोला था सर प्रोसेस कॉस्टिंग में मेन हमें क्या निकालना रहता है, तो सर प्रोसेस कॉस्टिंग में सबसे मेन काम होता है हमें बनाना रहता है प्रोसेस अकाउंट। और प्रोसेस अकाउंट में क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में, किस सीक्वेंस में प्रोसेस अकाउंट बनता है वो यहां पे देखना बहुत जरूरी है। और इसको देखिएगा कि प्रोसेस अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है। प्रोसेस को 1 मिनट के लिए आप प्रोडक्शन अकाउंट जैसा मानो कि यहां प्रोडक्ट आएगा, बनेगा और यहां से फिनिश होके बाहर चला जाएगा। तो प्रोसेस के अंदर सबसे पहले तो पुराना कोई क्वांटिटी अगर रखा हुआ है तो वो आता है। एक मशीन है, एक मशीन की तरह मानो कि इसमें पुरानी क्वांटिटी रखी हुई है, वो आती है। फिर इस बार जो क्वांटिटी आपने इनपुट करी है वो यहां पे आ जाएगी, इसकी क्वांटिटी भी यहां पे आ जाएगी। कितना मटेरियल हमने इस बार इनपुट किया है इस मशीन में, कितना लेबर लगा है, कोई इनडायरेक्ट मटेरियल इनपुट किया है, जैसे मशीन में ऑयल डला होगा, मशीन में कोई ऐसा मटेरियल डला है जो वेटलेस मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो आ जाता है। उसके बाद कोई खर्चे हुए हैं तो वो भी आ जाते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी प्रोसेस अकाउंट में आ जाता है। पर यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद के खर्चे प्रोसेस अकाउंट में नहीं आएंगे। सर फैक्ट्री ओवरहेड के बाद कौन सा खर्चा होता है? मुझे पता फैक्ट्री से बनने के बाद एक प्रोडक्ट में और क्या खर्चा होता है? मार्केटिंग, सेलिंग, ऑफिस मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलते हैं इसको। ये खर्चा कभी भी प्रोसेस अकाउंट में डेबिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वी आर मेकिंग प्रोडक्शन अकाउंट, वी आर क्रिएटिंग ए प्रोडक्शन अकाउंट। और अगर हम प्रोडक्शन अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस, सेलिंग ये खर्चे को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज व्हाई कभी भी प्रोसेस में फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद के खर्चे नहीं आएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओपनिंग आएगा, क्लोजिंग आएगा, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड के बाद के खर्चे कभी प्रोसेस अकाउंट के अंदर नहीं आएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना, सर ये तो वो हो गया क्वांटिटी जो आई। अब इस क्वांटिटी का क्या क्या होगा? सर या तो ये क्वांटिटी नॉर्मल लॉस हो जाएगी, या ये क्वांटिटी एबनॉर्मल लॉस हो जाएगी, या ये क्वांटिटी बन के बाहर हो जाएगी, या ये क्वांटिटी पड़ी रह जाएगी।
बच जाएगी, मतलब इनकम्प्लीट पड़ी रहेगी, अभी इसको बनना बाकी होगा। जो इस बार का क्लोजिंग है वो अगली बार वापस ओपनिंग बन के बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली या तो लॉस होगा या बन जाएगी या इस प्रोसेस में ही पड़ी रह जाएगी। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है, सर हम इस प्रोसेस अकाउंट में जो ट्रांसफर करते हैं गाइस, ये वाला अमाउंट, ये हमेशा हमारे रामबाण फॉर्मूले की कॉस्ट पर यूनिट से निकलता है। जो हम एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं वो भी हमेशा रामबाण फॉर्मूले की कॉस्ट पर यूनिट से निकलता है, पर जो नॉर्मल लॉस होता है उसको सिर्फ हम किस पे क्रेडिट कर देते हैं, स्क्रैप वैल्यू पे। क्योंकि रामबाण फॉर्मूले का लॉजिक था कि नॉर्मल लॉस से सिर्फ स्क्रैप वैल्यू ले लो और बाकी सारा बर्डन या तो आपके फिनिश्ड गुड्स पे डाल दो या एबनॉर्मल लॉस पे डाल दो। और इसीलिए इसी लॉजिक को हम यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट में भी लगाते हैं कि जब भी हम फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं या जब भी हम एबनॉर्मल लॉस करते हैं, इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस्ट पर यूनिट से। पर नॉर्मल लॉस के साथ हमेशा क्या क्रेडिट करते हैं, स्क्रैप वैल्यू। सर मतलब नॉर्मल लॉस से सिर्फ स्क्रैप वैल्यू लेनी है, जी हाँ। तो ये क्या करेगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट से बोलेगा कि बेटा तू सिर्फ स्क्रैप दे दे, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट से हम इससे स्क्रैप ले लेंगे। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट स्क्रैप कहां से लाएगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट प्रोसेस को देने के लिए स्क्रैप कहां से लाएगा, बेच के। स्क्रैप बेचा होगा ना, तो उसको स्क्रैप कहां से मिला होगा, बाय कैश। वो स्क्रैप चुपचाप ही ले जाके किसको दे देगा, प्रोसेस अकाउंट को दे देगा। और इस तरीके से पूरा का पूरा एडजस्टमेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, एबनॉर्मल लॉस से बोलते हैं पूरा पैसा निकाल। पूरा पैसा निकाल मतलब अगर तेरे ऊपर हमने 66 रुपीज खर्च किए ना, तो तेरे से पूरे 66 रुपए चाहिए मुझे। तो एबनॉर्मल बोलेगा यार मैं भी हूं तो लॉस ही, तो मैं तो तुम्हें 6 रुपए दे पाऊंगा। तो 66 रुपए में से 6 रुपए तो स्क्रैप के आ जाएंगे एबनॉर्मल लॉस से भी। तो एबनॉर्मल लॉस से भी प्रोसेस से लेंगे 66, 6 रुपीज कैश में आ जाएंगे। पर बचे हुए 60 का लॉस कहां जाएगा, कॉस्टिंग पेंडल में, क्योंकि ये लॉस अल्टीमेटली ओनर को बियर करना रहता है। तो आप एक बार स्क्रीन पे देखिए, ये तीनों अकाउंट का फॉर्मेट मैंने एक साथ बता दिया। इसका तो देखो डबल इफेक्ट हो रहा है, जो स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस में क्रेडिट करेंगे वही नॉर्मल लॉस में जाके डेबिट करेंगे, और वही अमाउंट कैश में हम नॉर्मल लॉस से ले भी लेंगे। जो अमाउंट एबनॉर्मल लॉस का प्रोसेस से यहां डेबिट करेंगे, उसमें से एबनॉर्मल लॉस थोड़ा ही पैसा दे पाएगा, क्योंकि हमने एबनॉर्मल लॉस से पूरी कॉस्ट ली है। तो ये 66 में से 6 रुपए स्क्रैप के दे पाएगा, तो बचा हुआ 60 लॉस मानना पड़ेगा, और वो कहां जाएगा, कॉस्टिंग P&L के अंदर। तो जो हमने ऊपर 30,000 रुपए निकाला था वो ये वाला अमाउंट है, ये अमाउंट 3,000 वाला है, और जो प्रोसेस मांगेगा वो 33,000 वाला अमाउंट है। तो यहां से प्रोसेस 33 लेगा, 3 ही अपने स्क्रैप में से ले लेगा, बचा हुआ 30 आपको कहां से निकालना पड़ेगा, ओनर को देना पड़ेगा कि भाई ये तेरा नेट लॉस है, ये ओनर बियर करेगा थ्रू कॉस्टिंग P&L। ये मैंने पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझा रखा है, इसका फॉर्मेट भी बना रखा है। अब हमें इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे लिखा है। इस एग्जाम्पल को ढंग से पढ़ते हैं, आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आपकी कॉपी में सब सॉल्व्ड है, ई नोट्स में भी सब डला पड़ा है। आपको सिर्फ एडजस्टमेंट्स बताने और कैलकुलेशन करने हैं, क्योंकि रिवीजन में हम बैठ के पूरा फॉर्मेट बना के सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन में हाफ एन आवर लग जाएगा। तो हमें सॉल्व नहीं करना है, आप घर जाके ऑफ कोर्स सॉल्व या तो कर चुके हैं, या जब कभी भी रिवीजन करेंगे तब इसको देख के आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। मुझे चाहिए कि आपको सिर्फ मेथोडोलॉजी समझ में आ जाए, कैसे इसको सॉल्व करने का है। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है गाइस, पढ़ना। 1000 क्वांटिटी का 10,000 क्वांटिटी का इनपुट है, 30 रुपए का आपका मटेरियल है, मतलब देखा जाए तो 3 लाख रुपए तो क्या हो गया आपकी मटेरियल कॉस्ट। यस और नो, यस। 30,000 रुपए लेबर है और इनडायरेक्ट मटेरियल 20,000 रुपए का और 40,000 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड है। अगर इन सबको जोड़ दे तो 3 लाख तो आपका मटेरियल हो गया था, 30 का लेबर, 20 का इनडायरेक्ट, 350 और 390। आई थिंक इन सब की कॉस्ट मिला के 390 आ रही है। बताओ इन सब का क्या करेंगे, अगर मैं आपको बोलूं इसको प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट में फिक्स करो, तो इन सबको कहां जाके लिखोगे, प्रोसेस के डेबिट में जाके लिखेंगे। प्रोसेस के डेबिट में जाके लिखेंगे टू मटेरियल, प्रोसेस के डेबिट में जाके लिखेंगे टू लेबर, प्रोसेस के डेबिट में जाके लिखेंगे टू इनडायरेक्ट मटेरियल, और प्रोसेस के डेबिट में जाके लिखेंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखिए सबसे पहले ये आपने जो सोचा वो यहां स्क्रीन पे आ गया। डेबिट में लिख दिया मैंने इनपुट, लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और ओवरहेड, ये उसकी क्वांटिटी है और ये उसके खर्चे हैं। सर ये तो हमको प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट में समझ में आ गया। अब मजेदार बात है, सर क्रेडिट में क्या करेंगे, उसके लिए देखो आप क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले नॉर्मल लॉस लिखा है, इनपुट क्वांटिटी का 10%। आप मुझे बताओ नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी आएगी, कितनी आएगी, 1000। जबकि एक्चुअल लॉस कितना लिखा है, मतलब क्या मानेंगे, 200 का
यस और नो, सही है ना? कितने का एबनॉर्मल मानेंगे? 200 का एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो 1000 का नॉर्मल हो गया और 200 का एबनॉर्मल हो गया। अब आप मुझे बताओ, क्या इससे बता सकते हो आउटपुट कितना बाहर आएगा? आउटपुट बाय ट्रांसफर या बाय आउटपुट में कितना लिखेंगे? क्योंकि क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। 8800 सही है क्या? 8800 समझ में आ रहा है? चलो वापस सोच लो एक बार, कितना इनपुट किया देखो, ऊपर जाए कितना इनपुट किया? 10 में से कितना लॉस हो गया? 1200। तो कितना आउटपुट आना चाहिए? आप देखो, सबसे पहले हम ये क्वांटिटी कॉलम भर देंगे। 1000 का नॉर्मल लॉस, 200 का एबनॉर्मल लॉस और 8800 का आउटपुट। सर अब लास्ट काम बचा है कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए रामबाण फॉर्मूला लगाना है। तो ये लीजिए सर, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप अगेन कैलकुलेटर पे ही वही रामबाण फॉर्मूला लगा के मुझे 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल के दीजिए। ये डेटा है आपके, हाँ सब लोग रामबाण फॉर्मूला लगाओ और 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल के दो। 43.1111 आ रही होगी। 1 मिनट 30 सेकेंड और ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लो। मटेरियल टोटल कॉस्ट आ जाएगी 390 माइनस नॉर्मल लॉस आपका 1000 क्वांटिटी इंटू 2 रुपए की स्क्रैप वैल्यू, तो 2000 माइनस हो जाएगा। डिवाइड बाय क्वांटिटी करेंगे 10,000 माइनस 1000 9000। और अगर आप इस फॉर्मूले को पुटअप करोगे तो आप चेक करते हैं आपका अमाउंट 43.1111 आ रहा होगा। ये देखिए मैंने आपके सामने फॉर्मूले को पुटअप कर दिया। 390 की कॉस्ट, 1000 इंटू 2 रुपीज की स्क्रैप वैल्यू, 10,000 की टोटल मिला के क्वांटिटी माइनस 1000 रुपीज आ गया हमारा नॉर्मल लॉस का यूनिट। तो आपकी रामबाण फॉर्मूले से कॉस्ट आ गई 43.1111। अब याद करो मैंने प्रोसेस में क्या बताया था? 3 चीजें हमारे पास क्रेडिट में, आपको याद है 3 चीजें? बताओ इन तीनों में से किसको किस पे क्रेडिट करोगे? अभी बताया था फॉर्मेट में, इन तीनों में से किसको किस पे क्रेडिट करोगे? जल्दी बताओ। नॉर्मल लॉस किस पे क्रेडिट होगा? क्या पूरी कॉस्ट पे कि स्क्रैप पे? स्क्रैप पे। एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पे और आउटपुट भी। आप देखो यही किया है, आप देखिए यही किया है, मैंने नॉर्मल लॉस को क्रेडिट किया है स्क्रैप पे, एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट किया है कॉस्ट पे और आउटपुट को भी क्रेडिट किया है कॉस्ट पे। और आपको एक बड़ी मजेदार चीज देखने को मिलेगी, ये होते ही आपका प्रोसेस अकाउंट का अमाउंट ऑलमोस्ट पूरा टैली हो गया है। गाइस इसमें क्योंकि राउंडिंग नहीं है, क्योंकि कॉस्ट पॉइंट्स में आ रहा है, तो आई विल रिकमेंड कम से कम 4 डिजिट तक जाइएगा कॉस्ट पर यूनिट निकालते समय। 43.11 पे रुकेंगे ना तो ये टैली होने में बड़ा एरर आ जाएगा। अगर आप 43.11111 कर लेंगे तो शायद ये टैली होने में जो एरर है वो 1 या 2 रुपए का रह जाएगा, वो आप आउटपुट में राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एरर छोटे से छोटा करना है अगर राउंडिंग एरर, तो हमेशा कम से कम 4 डेसिमल तक का राउंड, मतलब कॉस्ट आपको डेसिमल तक लेना है, उससे कम राउंड ऑफ मत कीजिएगा, तो आपकी राउंडिंग एरर खत्म हो जाएगी। गॉट इट? तो पहले बताओ प्रोसेस का बेसिक फॉर्मेट आ गया, लेकिन सर इसके साथ तो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ही बनेगा। चलो आप मुझे बताओ, नॉर्मल लॉस के डेबिट में इधर से डबल एंट्री जाएगी ना? नॉर्मल लॉस में कौन सा वाला अमाउंट जाएगा? ये, और एबनॉर्मल लॉस में जाएगा, देखो सबसे पहले नॉर्मल लॉस में अमाउंट चला गया 2000 और उतना का उतना पैसा हमको स्क्रैप बेच के मिल भी गया। एबनॉर्मल लॉस में भी वही अमाउंट ट्रांसफर कर दिया 8622 जो हमारे इधर से आया, लेकिन क्या एबनॉर्मल लॉस से पूरे 43.11 स्क्रैप से मिलेंगे क्या? सर स्क्रैप से मिलेंगे सिर्फ कितने रुपए? 400। तो बचा हुआ अमाउंट कहां भेजना पड़ेगा? कॉस्टिंग P&L में। एबनॉर्मल लॉस को कॉस्टिंग P&L की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल लॉस को कॉस्टिंग P&L की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल लॉस से हम उतना ही लेते हैं जितना नॉर्मल लॉस कमाता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस से हम पूरा लेते हैं, एंड दैट इज व्हाई बचा हुआ अमाउंट उसको कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? कॉस्टिंग P&L में। ये बेसिक नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की सारी कॉस्टिंग समझ में आ गई होगी। इसमें एक चीज और इनपुट कर देते हैं कई बार, एबनॉर्मल गेन। किसी को याद है एबनॉर्मल गेन में क्या होता है? एबनॉर्मल गेन में सिर्फ एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा होता है। किसी को याद है क्या एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट होता है? जैसे मान लो एबनॉर्मल गेन हुआ और यहाँ पे नॉर्मल लॉस को 3000 रुपए लेने आ रहे हैं, लेकिन कैश 2000 ही है, तो बचा हुआ 1000 किससे लेता है? एबनॉर्मल लॉस गेन से लेता है। ये एबनॉर्मल लॉसेज, ये कौन सा अकाउंट खुल जाता है? एबनॉर्मल गेन, और ये 1000 रुपए इसको ट्रांसफर कर देता है। एक्चुअली अगर एबनॉर्मल गेन हुआ है मतलब जितना नॉर्मल लॉस होना चाहिए था उतना नॉर्मल लॉस नहीं हुआ है, कम लॉस हुआ है, तो उस केस में इसको जो स्क्रैप कम पड़ेगा वो एबनॉर्मल गेन से मांग लेता है। आप एक बार देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस करना, अगर आपको इसको ढंग से पूरा एडजस्टमेंट समझना है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 हमारे नोट्स का है उसकी प्रैक्टिस करना, आपको तीनों अकाउंट समझ में आ जाएंगे, नॉर्मल लॉस भी, एबनॉर्मल लॉस भी और एबनॉर्मल गेन भी।
ठीक है, पर अब मैं आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं, क्योंकि क्वेश्चन 1 तो बहुत ही बेसिक था, जिसमें यही अकाउंट को उन्होंने फ्लो में समझाया है। हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और आपको बता दूं, रिवीजन में जो बेटर क्वेश्चन है उसमें 1 तो बहुत ज्यादा इजी है, मतलब वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपको समझ में आ जाए तो 1 से बहुत बेटर क्वेश्चन है 2, 3, 4। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। इसी में एक्चुअली एबनॉर्मल गेन, एक सेकेंड, अच्छा मैंने एबनॉर्मल गेन अकाउंट के लिए भी लिया एग्जांपल, चलो समझ ही लेते हैं। मुझे लगा मैंने एबनॉर्मल गेन का एग्जांपल डाला कि नहीं डाला, मैंने एबनॉर्मल गेन का भी एग्जांपल डाल दिया, ताकि एबनॉर्मल गेन भी एक बार में समझ में आ जाए। गाइस क्वेश्चन सेम बनेगा, बस आपको समझ में कैसे आएगा एबनॉर्मल गेन है, मैं आपको एक बार दिखाता हूं। देखो क्वांटिटी कितनी है, 20,000, लेबर है, ओवरहेड है, खर्चे तो निकल जाएंगे। बताओ इन सबको कहां डाल देंगे, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कि डेबिट साइड में? चलो देख लो, सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में क्वांटिटी चली गई, लेबर चला गया, ओवरहेड चले गए, ये प्रोसेस के डेबिट में सबसे पहले आ गया। गाइस नोटिस यहां कीजिएगा, 20,000 केजी इनपुट में से कितने परसेंट का नॉर्मल लॉस है? 10%, मतलब कितना होना चाहिए था, और लॉस हुआ कितने का है? लो, जितना लॉस सोचा था उतना भी, मतलब इस केस में जब नॉर्मल लॉस भी जितना सोचा था उतना भी ना होना, तो इसके डिफरेंस को बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। तो आप मुझे बताओ कितने क्वांटिटी का लॉस सोचा था? 2000, हुआ कितना है? 1500, मतलब 500 का क्या हो गया है? एबनॉर्मल गेन। अब ध्यान रखना, एबनॉर्मल गेन, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस इधर आता है, एबनॉर्मल गेन इधर आएगा। और प्रैक्टिकली सोचो, अगर 2000 के नॉर्मल लॉस के बाद आपकी 18,500 क्वांटिटी बन गई, मतलब आपको 500 का डेबिट करना पड़ेगा, तभी तो दोनों यूनिट सैली होगी। तो प्लीज रिमेंबर, डू रिमेंबर दिस थिंग, एबनॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट की किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में कि डेबिट साइड में? कहां आएगा? डेबिट साइड में। ये तो सर क्लियर हो गया कि एबनॉर्मल गेन की क्वांटिटी को किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में। अब अगला सवाल आता है, सर क्या एबनॉर्मल गेन आने से मेरा रामबाण फॉर्मूला बदलेगा? रामबाण फॉर्मूले का रामबाण नाम ही मैंने इसलिए दिया कि कुछ भी आ जाए ये फॉर्मूला चेंज, इसका निशाना अचूक है, और इसीलिए एबनॉर्मल गेन आने के बाद भी हमारा रामबाण फॉर्मूला तो एज इट इज रहेगा। तो लगाइए रामबाण फॉर्मूला और मुझे सबसे पहले 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल के दीजिए। ऑनलाइन मुझे आंसर नहीं आया, जल्दी बताओ। अगर इस क्वेश्चन में रामबाण फॉर्मूला लगाएं तो हमारी 1 यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 63.5555। कर्तव्य आशी, सब लोग जल्दी फटाफट, किंजल 63.5555 आंसर आ रहा है, चेक कर लो एक बार। स्तुति 63.55 सही है क्या? यस, इसका रामबाण फॉर्मूला लगाते ही आंसर कितना आएगा? 63.55। गाइस आपका गेन आने के बाद भी रामबाण फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, तो आपका अभी भी कॉस्ट पर यूनिट 63.5555 ही आएगा। अब मुझे बताओ किस किस को 63.5555 पे डेबिट या क्रेडिट करेंगे? ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस तो कभी भी कॉस्ट पे नहीं आता, नॉर्मल लॉस हमेशा किस पे आता है? स्क्रैप पे। तो देखो नॉर्मल लॉस को तो स्क्रैप पे ले लिया, एबनॉर्मल गेन और आउटपुट दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 63.55। जैसे लॉस का ट्रीटमेंट था वही गेन का ट्रीटमेंट है, बस फर्क इतना सा है, लॉस होता तो क्रेडिट करते, गेन है तो डेबिट कर रहे, पर ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम है। तो कॉस्ट पर यूनिट 63.5555 पे ही क्रेडिट भी होगा और डेबिट भी होगा। बताओ इससे आपका प्रोसेस टैली हो जाएगा? डन। लेकिन एक मजेदार एडजस्टमेंट है, बहुत शानदार एडजस्टमेंट है, और वो एडजस्टमेंट आएगा नीचे के दोनों अकाउंट के अंदर। प्लीज सुनना ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। 1 मिनट पहले अपन डबल एंट्री इफेक्ट देते हैं। जो नॉर्मल लॉस यहां क्रेडिट हुआ है वो क्या होगा? नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाके, सर ये देखो, ये नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाके क्या हो गया? डेबिट। और जो एबनॉर्मल गेन यहां डेबिट हुआ है वो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। डबल इफेक्ट देना आता है, एक साइड डेबिट है तो एक साइड क्रेडिट है। ये तो समझ में आ गया सर। सर एबनॉर्मल गेन को एबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्रेडिट क्यों किया? पहले बताओ क्रेडिट क्यों किया? यहां डेबिट करके वहां क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि गाइस पहले बताओ, ये लॉस है कि गेन है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? गेन और प्रॉफिट्स आर ऑलवेज, प्रॉफिट्स आर रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो बताओ ये कंपनी के लिए लॉस है कि गेन है? गेन है, तो गेन होगा तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो यहां डेबिट करके हमने उसके अकाउंट में जाके क्या कर दिया? क्रेडिट। पर अब आया एक बहुत बड़ा लोचा। लोचा ये है कि हमने नॉर्मल लॉस से 6000 का रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया और 6000 के हिसाब से हमने उसको कॉस्ट निकाल के दे दी, लेकिन
क्योंकि एक्चुअली लॉस 6000 2000 क्वांटिटी हुआ ही नहीं। एक मिनट, क्या बोल रहा हूं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं ये जो लाइन बोल रहा हूं सुनना, लॉस 2000 क्वांटिटी हुआ ही नहीं। एक्चुअली 2000 क्वांटिटी नहीं हुआ क्या लॉस? कितना हुआ? 1500 ही हुआ ना, क्योंकि 500 का तो गेन हो गया ना। तो आप मुझे बताओ 500 क्वांटिटी खराब हो गई कि आउटपुट ज्यादा बन गया? सर जहां फिनिश 18,000 होनी चाहिए थी, कितनी फिनिश हो गई? 18,500। तो आप मुझे बताओ, दोनों साइड से लड्डू तो हो नहीं सकता कि ज्यादा बन भी जाए और लॉस भी हो जाए। या तो ज्यादा बनेगी या, तो मुझे बताओ इस केस में क्या हुआ, लॉस हुआ कि ज्यादा बन गई? तो आप मुझे बताओ, क्या आपको स्क्रैप 2000 का मिलेगा कि 1500 का? तो भाई बचा हुआ 500 का स्क्रैप नॉर्मल लॉस किससे लेगा? और मैंने बताया था ये अमाउंट वो लेगा एबनॉर्मल गेन से। अरे एबनॉर्मल गेन के पास बहुत पैसे हैं। इस बार बताओ गवाया है कि इस बार कमाया है? तो हमारे एबनॉर्मल गेन बने ही आवारा और कपूत हो, लेकिन दिलदार तो हैं, तो अपने भाई की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो एबनॉर्मल गेन अपना 1500 रुपए निकाल के किसको दे देगी? नॉर्मल लॉस को, और बचा हुआ पैसा दे देगी कॉस्टिंग P&L को। तो ध्यान रखना, जब भी गेन आएगा तब एबनॉर्मल गेन से स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस को जाती है, जितनी नॉर्मल लॉस को कम पड़ रही होती है। तो 6000 में से 4500 तो नॉर्मल लॉस नहीं जुगाड़ लिए। नॉर्मल लॉस को 500 क्वांटिटी पे 3 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए कम पड़ रहे थे, वो उसने किससे मांग लिए? एबनॉर्मल गेन से मांग लिए। और बचा हुआ एबनॉर्मल गेन कहां ले जाएगा? कॉस्टिंग P&L में। ये ध्यान रखना, एबनॉर्मल गेन में एक नया एडजस्टमेंट और होता है, वो अपने नॉर्मल लॉस को कुछ स्क्रैप देता है। तो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? प्रोसेस अकाउंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो था बेसिक। अब हम क्वेश्चंस की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चंस में हमें मेन पॉइंट पे फोकस करना है। जैसे आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट विद क्वेश्चन 2 ऑफ आवर नोट्स। आपको पहले बता दूं, इसमें एक लाइन हाईलाइट की है मैंने, क्योंकि इस क्वेश्चन की सबसे मेन लाइन यही है। अगर इस क्वेश्चन में ये लाइन नहीं होती तो एक क्वेश्चन बेसिक कैटेगरी के अंदर चले जाता और इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता, पर एक हाईलाइटेड लाइन इस क्वेश्चन को बाकी सब क्वेश्चन से थोड़ा सा स्पेशल बना रही है। तो एक बार रीड करते हैं इस क्वेश्चन को, उस हाईलाइटेड लाइन को समझेंगे, वो लाइन क्या बोलना चाह रही है, और फिर उसका इफेक्ट समझेंगे कि एग्जैक्टली उसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 है, और आपको दिखाता हूं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे देखिए। उन्होंने बोला है हमारे पास इनपुट क्वांटिटी है 16000। आप मुझे बताते जाओ, इमेजिन करते जाओ कौन सा अमाउंट कहां जाएगा। 16000 का क्या होगा? 16000 कहां जाएगा? प्रोसेस के डेबिट साइड में इनपुट क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी? 16, और कॉस्ट है उसकी 1.2, तो 16000 इंटू 1.2 करेंगे तो 19200 कहां जाएगा? प्रोसेस के डेबिट में। वेजेस कहां जाएगी? प्रोसेस के डेबिट में। ओवरहेड्स कहां जाएंगे? प्रोसेस के डेबिट में। कितना लिखा है ओवरहेड? लेबर कॉस्ट का 240%, तो आपका 720 का 240 1728, ये जाएगा आपका प्रोसेस के डेबिट में। इनडायरेक्ट मटेरियल 336 भी चला जाएगा प्रोसेस के डेबिट में। सर ये सारे खर्चे कहां डाल देंगे? प्रोसेस के डेबिट में। देखिएगा आप, ये खर्चे तो मैंने प्रोसेस के डेबिट में डाल दिए। देखिए क्या क्या डाला, इनपुट डाल दिया 16000 क्वांटिटी का, वेजेस डाल दिया 720, ओवरहेड डाल दिया 1728, और इनडायरेक्ट मटेरियल डाल दिया 336। ये सब चला गया हमारे प्रोसेस के डेबिट में। अब सुनना आगे, ये काम की चीज है। आउटपुट 1000 क्वांटिटी निकला, मतलब जहां 16000 क्वांटिटी इनपुट किया था, बाहर कितना आया? 15000। ये एक्चुअल क्वांटिटी बाहर आई 15 और इनपुट करी थी 16। आगे सुनना, ये लाइन बहुत काम की है। नॉर्मल यील्ड 92% है। व्हाट इट एक्सप्लेन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल यील्ड? मतलब 100 डालूंगा तो 92 बाहर आएगा, मतलब नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था? 8%। मतलब अगर मैं 16000 में से 8% का नॉर्मल लॉस हटा दूं तो आपको क्वांटिटी बाहर आनी चाहिए थी 14720, और आई कितनी है? मतलब यहां पे भी है 280 क्वांटिटी का गेन। ज्यादा आ गई बाहर? ज्यादा आ गई कि नहीं आ गई? ज्यादा आ गई। आनी चाहिए थी 14720, आ गई 16000। कितनी को 15000? कितनी क्वांटिटी का गेन हो गया गाइस? 280। तो सर क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको बताता हूं क्या फर्क पड़ता है। पहले आगे पढ़ लेते हैं। जो ये लॉस हुआ है, जो डिफरेंस इन वेट है, उसको 50 पैसे में बेचते हैं। बताओ ये 50 पैसे क्या है आपकी स्क्रैप वैल्यू? तो रामबाण फॉर्मूले में जो भी नॉर्मल लॉस आएगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 50 पैसे कर देंगे, और अपने प्रोसेस अकाउंट में भी नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 50 पैसे करके लिख देंगे। सर इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, आ जाएगा। ये लाइन जो हाईलाइटेड है, ये नहीं होती तो क्वेश्चन बेसिक हो जाता, खत्म ही हो जाता। क्या बचता? एबनॉर्मल गेन का बेसिक क्वेश्चन हो जाता।
ये लाइन बताओ क्या बोलती है, सुनना ध्यान से। कंपनी का एक लाइसेंस है और उसके अंदर कंपनी को 15 पैसे पर केजी की रॉयल्टी देनी पड़ती है। कंपनी ने क्या किसी और का डिजाइन लिया होगा, किसी और का नाम लिया होगा, और उसके बदले में सामने वाले को क्या देना पड़ रहा है हमको, रॉयल्टी। रॉयल्टी इज द नेचर ऑफ विच एक्सपेंस, लाइक इट्स ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड और मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस काय में आता है, प्राइम कॉस्ट। और जब प्राइम कॉस्ट है तो बताओ प्रोसेस अकाउंट में डेबिट होगी कि नहीं होगी, होगी। रॉयल्टी इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, और अगर ये प्राइम कॉस्ट है तो ऑफकोर्स ये प्रोसेस अकाउंट के अंदर डेबिट होगी। अब सवाल आता है सर 15 पैसे रॉयल्टी इनमें से किस क्वांटिटी पे लगेगी? आराम से सोच के जवाब देना कि जो 15 पैसे की रॉयल्टी है वो इन 3 क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी पे लगेगी। पहले मैं बता दूं तीनों क्वांटिटी क्या है। 16,000 रॉ मटेरियल डाला, 15,000 बननी चाहिए थी 14,720। सामने वाला रॉयल्टी कितने पे लेगा? पहले बात, सामने वाले को इससे क्या मतलब कि कितनी बननी चाहिए थी? सामने वाला बोलेगा बता तू बेचेगा कितनी, 15, मेरा नाम यूज करके बेचेगा कितनी, 15, तो भाई मुझे तो रॉयल्टी 15,000 पे चाहिए। पर हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस 15,000 पे जब रॉयल्टी लगेगी तो बताओ बाय डिफॉल्ट इस 280 के गेन पे भी रॉयल्टी लग जाएगी, जो कि नॉर्मल कॉस्ट नहीं है। आज मुझे बताओ ये गेन नहीं होता तो आपको रॉयल्टी 15,000 पे लगती कि 14,720 पे लगती? पर क्योंकि हमने 280 का गेन कर दिया तो रॉयल्टी कितने पे लग गई, 15,000 पे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं पूरे 15,000 की रॉयल्टी को 0.15 मल्टीप्लाई करके 2250 को प्रोसेस अकाउंट में डाल दूंगा तो मैं एक एबनॉर्मल कॉस्ट, जो एक एबनॉर्मल इवेंट के कारण हुआ है, उसको भी मैं प्रोसेस में डेबिट कर रहा हूं और कॉस्ट मान रहा हूं, जबकि एबनॉर्मल कॉस्ट कभी कॉस्ट का पार्ट बनती नहीं है। अगर आपने मुझे बताओ ये जो 280 हुआ है नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? पहले सोच के गेन है लॉस है उससे मतलब नहीं, अभी तो ये बताओ 280 जो हुआ वो नॉर्मल इवेंट है कि एबनॉर्मल इवेंट है? तो आप मुझे बताओ अगर आपने 15,000 की पूरी रॉयल्टी प्रोसेस अकाउंट में डाल दी तो बताओ 280 के ऊपर जो 15 पैसे रॉयल्टी लग रही है जिसका अमाउंट 42 रुपए आ रहा है, ये 42 रुपए नॉर्मल कॉस्ट है कि एबनॉर्मल कॉस्ट हो गई? और आपने उसको नॉर्मल कॉस्ट मान के प्रोसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। बताओ सही है कि गलत है? तो सर फिर हम क्या करें? हम लोग एक्चुअली इस 15,000 पे लग रही 2250 रुपए की रॉयल्टी के 2 पार्ट करेंगे। 14,720 के ऊपर 15 पैसे के हिसाब से अमाउंट आएगा 2208, और 280 क्वांटिटी के ऊपर 15 पैसे के हिसाब से अमाउंट आएगा 42। यही कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट है। ये मुझे 42 रुपीज एक्स्ट्रा लगा है बिकॉज ऑफ गेन। अगर ये गेन नहीं होता और 14,720 क्वांटिटी बनती तो रॉयल्टी मुझे 2208 ही देनी पड़ती, मेरे को 2250 देनी नहीं पड़ती। तो हम बोलेंगे कि भैया हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, और ये चीज मैंने बहुत बेसिक पहले दिन पढ़ाई थी कि कॉस्ट में सिर्फ हम नॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, कभी भी एबनॉर्मल कॉस्ट को कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। तो बताओ जब रामबाण फॉर्मूला लगाएंगे तो टोटल कॉस्ट निकालते समय पूरे 2250 को कॉस्ट मानूं कि सिर्फ 2208 को कॉस्ट मानूं? पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और आप देखिए मैंने इसके क्वेश्चन में यही किया, जब मैंने रॉयल्टी निकाली तो आप मुझे बताओ मैंने रॉयल्टी जो प्रोसेस अकाउंट में डेबिट करी वो कितनी करी? अच्छे से देख लो, मैंने रॉयल्टी प्रोसेस अकाउंट में डेबिट करी, बताओ 2250 करी कि 2208 करी? लॉजिक क्लियर हुआ? अगर मैं 2250 कर देता तो बताओ एक एबनॉर्मल कॉस्ट भी प्रोसेस अकाउंट में डेबिट हो जाती कि नहीं हो जाती? और अगर ये यहां डेबिट हो जाती तो जो रामबाण फॉर्मूला निकलता उसमें भी 2250 का इफेक्ट आ जाता, और अगर रामबाण फॉर्मूले में 2250 का इफेक्ट आ जाता मतलब आप ये मान लेते कि एबनॉर्मल कॉस्ट भी कस्टमर से लेनी है, जबकि एबनॉर्मल कॉस्ट कस्टमर से लेनी नहीं है। तो हम पहले एबनॉर्मल कॉस्ट को अलग करेंगे और सिर्फ कौन सी कॉस्ट कस्टमर से लेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल कॉस्ट 2250 है कि 2208 है? 2208 है। मान लिया मैंने। सर मान लिया, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसका क्या करें फिर? जो सामने वाले को तो रॉयल्टी देनी है और प्रोसेस अकाउंट में आपने बोल दिया नहीं डालने दूंगा, तो भैया ये 42 रुपए लूं किससे? अरे हमारे एक परोपकारी भैया पैसे लेके निकले ना। कौन? एबनॉर्मल भाई, वो वैसे भी रास्ते परोपकार करने वाले हैं। बताओ एबनॉर्मल गेन रास्ते में पैसे बांटने वाले कि नहीं बांटने वाले? बताओ जब ये पैसे लेके निकलेंगे घर से सबसे पहले किसको अपना कुछ पैसा देंगे? अभी सिखाया था मैंने, ये एबनॉर्मल गेन किसको पैसा देंगे? नॉर्मल लॉस को। भाई इन्हीं से रॉयल्टी दिलवा दो ना, क्योंकि जब ये गेन लेके जा रहे हैं जो कि एबनॉर्मल है तो उस पे लगने वाला खर्चा जो एबनॉर्मल हुआ है वो भी उन्हीं से लो। और इसीलिए इंटरेस्टिंग चीज है, 42 रुपए की रॉयल्टी
हम हमारे प्रोसेस अकाउंट में डालेंगे ही नहीं। इस 42 रुपए की रॉयल्टी को हम कहां ले जाएंगे? एबनॉर्मल गेन। तो ध्यान रखना 2250 2250 की कॉस्ट में से 2208 की रॉयल्टी ही प्रोसेस अकाउंट में जाएगी। 42 रुपीज की रॉयल्टी कहां डेबिट कर देंगे? एबनॉर्मल गेन अकाउंट के अंदर। ठीक है सर, क्या इससे हमारा कॉस्ट पर नेट 1 रुपए 60 पैसे आ जाएगा? बिल्कुल। आप ये सारी कॉस्ट उठाइए, इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करिए और नीचे आप करेंगे 14720 यूनिट, तो आपकी कॉस्ट पर नेट 1 रुपए 60 पैसे आ जाएगी। करो कैलकुलेटर पे, मैं जो बता रहा हूं वो, इसका टोटल लगाओ। 19200 प्लस 720 प्लस 1728 प्लस 336 प्लस 2208, इन सब का टोटल लगाइए। 24192 माइनस करो 640 की स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड करो 14720 क्वांटिटी जो नॉर्मल यूनिट बननी चाहिए। अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो आपका एग्जैक्ट आंसर 1 रुपए 60 पैसे आ जाएगा। और ये चीज मैंने आपको सिखाई है कि आउटपुट भी कॉस्ट पर नेट पे क्रेडिट होता है और एबनॉर्मल गेन भी कॉस्ट यूनिट पे डेबिट होता है। सिर्फ नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू पे क्रेडिट होता है, तो आपका प्रोसेस अपने आप टैली हो जाएगा। हो जाएगा? यस। अब मेन एडजस्टमेंट यहां पे है, वापस से वही एडजस्टमेंट याद करो। क्या बताया था मैंने? क्या नॉर्मल लॉस को पूरे 640 रुपए स्क्रैप के मिल जाएंगे? कितने मिलेंगे सर? जितने का एक्चुअल लॉस हुआ। आप मुझे बताओ एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी इनपुट करी थी? देखो देखो कितनी क्वांटिटी इनपुट करी थी? 16, और बाहर कितनी आई? तो लॉस कितना हुआ था? आप मुझे बताओ, क्या आपको नॉर्मल लॉस पूरे 1280 पे मिलेगा कि 1000 पे मिलेगा? तो आपको बचा हुआ जो 280 क्वांटिटी के गेन का लॉस है वो किससे लेना पड़ेगा? एबनॉर्मल गेन से। 280 क्वांटिटी इंटू 50 पैसे के हिसाब से आपका स्क्रैप हो जाएगा 140 रुपए। ये एबनॉर्मल गेन दे देगा नॉर्मल लॉस अकाउंट को, और इससे आपका पूरा क्वेश्चन का एडजस्टमेंट पूरा का पूरा टैली हो जाएगा। बताओ भैया जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया? तो अगर रॉयल्टी आ जाएगी तो क्या ध्यान रखना है? मुझे एक बार समराइज कर। रॉयल्टी आ जाएगी तो क्या ध्यान रखना है? अगर रॉयल्टी प्रोसेस में आती कि नहीं आती है? आती है, पर सिर्फ कौन सी यूनिट्स की आती है? जो बनाई है। नहीं, प्रोसेस में कौन सी यूनिट की आती है? जो बनाई है तो 15,000 है। ओए, प्रोसेस में कौन सी यूनिट की आती है जो बनाई है? प्रोसेस में उतनी ही आएगी जितनी बननी चाहिए। जितनी ज्यादा बनी है ना, उसकी रॉयल्टी किससे लेंगे? एबनॉर्मल गेन से लेंगे। तो एबनॉर्मल गेन रास्ते में 2 लोगों को पैसा देता हुआ निकलेगा। प्रोसेस से लेगा 448, लेकिन एक तो दे देगा स्क्रैप का 140 और रॉयल्टी का 42, तो नेट अमाउंट ले जाएगा P&L के अंदर 266 रुपीस का। और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 2 को भी हम इजीली क्लोज कर सकते हैं। बताओ किसी को तकलीफ है कि समझ में आ गया है? आ गया? वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन टू अनदर गुड क्वेश्चन। गाइस, ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी रिसेंट 2025 के एग्जाम में आया हुआ भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 आपको मैं पूरे क्वेश्चन का मेन एडजस्टमेंट बताऊं। याद आ रहा है किसी को? ये देखो हाईलाइट किया हुआ है, मैं पहले से हाईलाइट करा हुआ है ये 2 पॉइंट। एक बार क्वेश्चन में रीड करना, मजा आएगा। सुनो ध्यान से। 3 प्रोसेस दिए S, M और H। 1000 क्वांटिटी रॉ मटेरियल इनपुट किया, 200 रुपए वाला, मतलब कॉस्ट हो गई 2,87,500 का मैन्युफैक्चरिंग हो गया। खर्चे आ गए 287,500। पहले बताओ ये 2,87,500 कहां चला जाएगा? आपके प्रोसेस के डेबिट साइड में। आप लिखोगे सबसे पहले 2 इनपुट 1000 क्वांटिटी 2 लाख, 2 लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 87,500, डेबिट हो गया। डन। अब मेन सुनो सर, इसमें कितना नॉर्मल लॉस, कितना एबनॉर्मल लॉस और कितना आउटपुट, पढ़ना ध्यान से। 1000 क्वांटिटी में से 5% का तो वेट लॉस है और 50 टन का स्क्रैप है जो कि 50 रुपए पर टन में बिका है। जब मैंने क्वेश्चन पहली बार आप लोगों को क्लास में कराया था, सब बच्चों ने बोला सर 1000 में से 5% का है 50 टन का लॉस, तो आउटपुट आना चाहिए 950। तब मैंने तुमको समझाया था एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शायद अभी भी याद नहीं आ रही तुम लोगों को। क्या बताया था? वेट लॉस और स्क्रैप कभी भी एक चीज नहीं होते हैं। नहीं याद आ रहा है? वेट लॉस वो जो ऊपर ले गए, इवेपोरेट हो गया, नेचुरल लॉस, और स्क्रैप वो जो खराब हो गया। बताओ स्क्रैप का फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? क्या उसे मार्केट में बेचा जा सकता है? कितने रुपए में? 50 रुपए में। वेट लॉस मार्केट में बिक सकता है क्या? वेट लॉस क्या है? पड़े पड़े क्वांटिटी उड़ गई, भगवान ले गया। बताओ क्या स्क्रैप देंगे क्या?
तो मुझे बताओ यहां पे एक लॉस है कि दो नॉर्मल लॉस है? 50 क्वांटिटी का तो वेट लॉस है और 50 टन का स्क्रैप है। मतलब आप अगर देखेंगे तो 1000 में से इन दोनों को लॉस को माइनस करने के बाद आपका आउटपुट कितना बचेगा? 900। समझ में आया कि नहीं आया? 900 समझ में आया हो तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट था, पहले इसको समझ लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ आउटपुट 900 क्वांटिटी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? पक्का? श्योर? पक्का? चलिए साहब, 50 का स्क्रैप है और 50 का वेट लॉस है तो आउटपुट आ जाएगा 900। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज बताओ, सुनना ध्यान से। उन्होंने एक लाइन लिखी नीचे, 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1। क्यों? 1 का आउटपुट कितना था? अभी निकाला ना, जल्दी बोलो कितना है 1 का आउटपुट? 900। 900 का 2/3 निकालो। वो बोल रहे हैं 600 जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में और बचा हुआ 300 बिक जाएगा। अब एक सवाल आता है, क्या आप पूरे 900 को ट्रांसफर कर दें? तो क्या करेंगे? 600 को अलग करेंगे और 300 को अलग करेंगे। 600 जाएगा कहां पे? अगली प्रोसेस में, और 300 बिकने के लिए जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर बिकने के लिए कहां जाएगा? अब आप देखिएगा इसके फॉर्मेट से एडजस्टमेंट। ये देखो, सबसे पहले प्रोसेस 1 में 1000 क्वांटिटी, 2 लाख की कॉस्ट आपने सोच रखा था, बिल्कुल सही है। 87,500 का कॉस्ट ये भी सोच रखा था। 50 का नॉर्मल लॉस जो कि वेट लॉस है, जिसकी 0 स्क्रैप वैल्यू है। 50 का नॉर्मल लॉस जिसकी 50 रुपए की स्क्रैप वैल्यू है, जिसका 2500 का आपका स्क्रैप वैल्यू मिलेगा भी। गाइस जो 900 क्वांटिटी बची, इसके हमने 2 पार्ट कर दिए। 900 के 2 पार्ट क्या कर दिए? 600 जाएगा आगे और 300 बिकने चले जाएगा। मेन एडजस्टमेंट देखो, जो आगे जाएगा उसको हम दिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, जो बिकने जाएगा उसको हम लिखेंगे बाय कॉस्टिंग P&L। बाय कॉस्टिंग P&L, क्योंकि गाइस हम एक कंपनी चला रहे हैं और कंपनी में अपना सारा सेल हम कहां से करते हैं? P&L से। प्रॉफिट कहां बुक करते हैं? P&L में। तो यहां से हम उसको कॉस्ट पे बाहर कर देंगे, कॉस्ट पे ही बाहर करेंगे और कहां ले जाएंगे? P&L में। तो इसका रामबाण फॉर्मूला तो वैसे ही निकलेगा और कॉस्ट आएगी 316.667, उसको हम आगे P&L में ट्रांसफर कर देंगे। पहले में भी होगा ऐसा ही, दूसरे में भी होगा ऐसा ही, तीसरे में भी होगा। पर सर इस क्वेश्चन में और क्या क्रूशियल है? एक आखिरी बात क्रूशियल है, और वो है सर ये क्या लिखे हुए पढ़ो, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन आपको बोली थी, क्या मैनेजमेंट एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस प्रोसेस अकाउंट में डेबिट होगा? तो कहां जाएगा? कॉस्टिंग P&L में। और इसीलिए इसको आपने प्रोसेस में कहीं भी डेबिट नहीं किया। ना ये पहले प्रोसेस में डेबिट होगा, ना ये दूसरे में डेबिट होगा, ना ये तीसरे में डेबिट होगा। तो ये खर्चा सीधे कहां डेबिट किया? देखो 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 देखो, कहां डेबिट किया? सीधे डेबिट किया, मैनेजमेंट एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस डेबिट किया P&L अकाउंट के अंदर। तो अब देखो इसका फाइनल P&L कैसे बना। तीनों प्रोसेस से जो जो क्वांटिटी बनी वो यहां पे आ गई डेबिट, और जितने बेचा वो यहां पे क्रेडिट हो गई, प्लस मैनेजमेंट और सेलिंग एक्सपेंस डाल दिए, तो ये आ गया हमारा फाइनली लॉस। इस क्वेश्चन में लॉस आ रहा है, प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, पर इस तरीके से आपको P&L बनाना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन वो है जिसमें 2 तरह के नॉर्मल लॉस भी आ गए, क्वांटिटी कुछ भी की है, कुछ आगे जा रही है वाला एडजस्टमेंट भी आ गया, और साथ में मैनेजमेंट और सेलिंग एक्सपेंस वाला पॉइंट भी आ गया। तो इस क्वेश्चन के 3 मेन पॉइंट है। पहला, 2 तरह के लॉस है, एक वेट लॉस है, स्क्रैप है, पहला एडजस्टमेंट। दूसरा, जो क्वांटिटी बाहर आएगी उसमें कुछ आगे जाएगी, कुछ वहीं बिक जाएगी, दूसरा एडजस्टमेंट। और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो सीधे P&L में जाएंगे, मैनेजमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस। ये 3 पॉइंट के एडजस्टमेंट अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे बनाई जाती है ऑब्जर्वेशन शीट। जब आप ऑब्जर्वेशन शीट बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में लिखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? इस क्वेश्चन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, 2 तरह के नॉर्मल लॉस। दूसरा, कुछ प्रोडक्ट आगे जा रहा है, कुछ प्रोडक्ट वहीं से बिक रहा है। और तीसरा, मैनेजमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसको हमको डायरेक्टली डालना है कॉस्टिंग P&L में। अब आप मुझे बताओ, जब आप ऑब्जर्वेशन शीट बना के नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तब आपको पूरा क्वेश्चन अपने आप याद आ जाएगा, कहां पे हम गलती कर सकते हैं और क्या क्या मेन पॉइंट है। सर प्रॉब्लम ये है ना, हमको रिवीजन तो करते हैं पर हम घिसे पिटे काम करते हैं, मजबूरी वाले काम, कि बस करना है तो कर लिया। ढंग से करना है तो उसकी ऑब्जर्वेशन शीट बनाओ, ढंग से करना है तो मार्किंग करो। अदरवाइज घिसे पिटे काम करने, वही भारतीय स्टाइल में बस काम चलाने वाले काम कर लो, तो अगली बार फिर करना पड़ेगा वही काम बैठ के। तो भारतीय स्टाइल छोड़ो, छोड़ी काम चलाने वाली, करना है तो ढंग से काम करो एक ही बार के अंदर। तो जब भी घर में बैठ के कोई भी टॉपिक रिवाइज करो, हर क्वेश्चन के इन मेन पॉइंट्स को अच्छे से लिख लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, और हमारे पास बेसिक्स में एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन नंबर 4।
इस क्वेश्चन की खास बात बताता हूं, ये क्वेश्चन में क्या खास बात है। किसी को क्वेश्चन देख के क्लिक हो रहा है इसमें क्या खास बात है? किसी को याद नहीं आ रहा है? मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन में पहला प्रोसेस पूरा बन जाता है, दूसरा पूरा बन जाता है, तीसरे का नॉर्मल लॉस और आउटपुट नहीं दिया है, पर तीसरे की कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है। याद नहीं आ रहा है? मैं आपको याद दिलाता हूं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है। पहला और दूसरा प्रोसेस तो बेसिक जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेना। तीसरे प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट रख के इक्वल टू में क्या रख देंगे? रामबाण फॉर्मूला। याद ही नहीं आ रहा है आपको? तो नहीं याद है? और x ले लेंगे नॉर्मल लॉस को। नॉर्मल लॉस को क्या अज्यूम कर लेते हैं? x। तो आपका आउटपुट आ जाता है यूनिट जितनी भी इनपुट करी थी माइनस x। नहीं आ रहा है याद? तो अब मैं आपको इसको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको फिर बता दूं, इस क्वेश्चन का पहला और दूसरा प्रोसेस बनाना बच्चों जैसा खेल है। नॉर्मल जो मैंने आपको बेसिक सिखाया वही इस क्वेश्चन में भी लगेगा। आप देखेंगे तो पहले और दूसरे प्रोसेस का सारा डेटा दिया हुआ है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी। सर डेटा तो सी का भी दिया हुआ है, लेकिन आपको एक जगह समझ में आ जाएगा कि सी पहले नहीं बन सकता। उसका कारण बताता हूं। ए का नॉर्मल लॉस दिया 5%, बी का नॉर्मल लॉस दिया 5%, और आपको पता है क्या बोला? सी का नॉर्मल लॉस निकालो। मतलब इस क्वेश्चन में ए और बी तो पूरा इजीली बन सकता है, लेकिन सी पूरा एक बार में नहीं बन सकता, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा? सी का नॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। और सी का नॉर्मल लॉस निकालने के लिए हमें रामबाण फॉर्मूले को उल्टा यूज करके सी का नॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक्स वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सर इसका सोल्यूशन देखें एक बार। फर्स्ट प्रोसेस इजीली बन गई थी सब लोगों से, किसी को तकलीफ नहीं आई। सेकेंड प्रोसेस इजीली बन गई थी सब लोगों से, किसी को तकलीफ नहीं आई। यहां जाके सारा खेल अटकता है। ये देखो, थर्ड प्रोसेस की कॉस्ट आ गई पर नॉर्मल लॉस नहीं दिया हुआ है, तो हमने नॉर्मल लॉस को x मान लिया। स्क्रैप वैल्यू दी थी वो रख दी, और नीचे जो क्वांटिटी इनपुट करेंगे थर्ड प्रोसेस में उसमें से नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। और गाइज ये क्वेश्चन में दे रखा है रामबाण फॉर्मूले का कॉस्ट दे रखा है 8 रुपए पर यूनिट। तो बस आपको 8 रुपए पर यूनिट को रख के नॉर्मल लॉस को x मान के इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आपका नॉर्मल लॉस अपने आप 679 निकल के आ रहा है। दैट इज 7.44% ऑफ द इनपुट। ये इस क्वेश्चन की खास बात है। एक बार वापस देख लेना। पहला प्रोसेस दूसरा प्रोसेस कुछ भी नया नहीं है। मतलब जब रिवीजन करने बैठो तो पहला प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का आप सिर्फ ओरली भी देख लोगे तो आपको लगेगा कुछ भी नया नहीं है। सर बेसिक है, इनपुट करा, खर्चे डाले, नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, आउटपुट। दैट इज एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है। सेकंड में जाएंगे, सेकंड में फिर इनपुट किया, खर्चे डाले, नॉर्मल लॉस निकाला, आउटपुट। सेकंड तक भी कुछ भी दम नहीं है। थर्ड में गए, इनपुट डाला, कॉस्ट डाली, सारे खर्चे डाले, पर यहां जाके अटक गए। क्यों अटक गए? क्योंकि हमें नॉर्मल लॉस मालूम नहीं है। तो इसको हमने क्या मान लिया? x। और ये हो जाएगा 9120 क्वांटिटी माइनस x, क्योंकि ये 9120 क्वांटिटी आई है, इसमें से x हटा दिया तो अपने आप क्या बच गया? 9120 क्वांटिटी माइनस x। और बस इसी को हमने यहाँ पे इक्वेशन में रख दिया। और जैसे इसको इक्वेशन में रखा और 8 रुपए इक्वल टू में रखे। सर 8 रुपए का क्वेश्चन में दिए हुए, ये 8 रुपए क्वेश्चन में दिए हुए हैं। बस ये x की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और इससे आपका एक बार में क्वांटिटी निकल के आ गया। x की क्वांटिटी आ रही है 679 यूनिट्स। ये है हमारा नॉर्मल लॉस फाइंड आउट करने का एक रिवर्स तरीका, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मिलेगा। सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है एक बार, होम मतलब एक कंपाइलर में भी सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये हमारी हो गई प्रोसेस कॉस्टिंग की मेन और बेसिक वैरायटी, जो मान के चलना एग्जाम में 60% ये आता है। अगर आप इस बार की एग्जाम की बात करेंगे, इस बार का पेपर में ये मुझे याद नहीं आ रहा है, पर इसके पहले वाले पेपर में इसी बेसिक के ऊपर क्वेश्चन था। मई 25 या सितंबर 25 में तो इसी बेसिक के ऊपर क्वेश्चन आया था। मई 25 में, सितंबर 25 में इक्विवेलेंट आया था जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस ये हमारा फेज 1 हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग का। इसके बाद आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, पर हमारा फेज 2 चालू हुआ था, और फेज 2 बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहां पे आपको क्या लगाना था? इक्विवेलेंट अप्रोच। किसी को याद है इक्विवेलेंट अप्रोच में क्या करते हैं? अगर 100 क्वांटिटी 60% कंप्लीट है तो बताओ उसको 100 बोलोगे कि 60 बोलोगे?
अगर 1000 क्वांटिटी 50% कंप्लीट है मतलब वो क्वांटिटी 1000 बोलोगे कि 500? तो हम लोग हमेशा हमारी क्वांटिटी को परसेंटेज कंप्लीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स निकल के आती है। और जब भी वर्क इन प्रोग्रेस आता है तब हमेशा इक्विवेलेंट अप्रोच का यूज करना पड़ता है। अब मैं आपको याद दिला दूं, जब भी हम इक्विवेलेंट के क्वेश्चन करते हैं हर क्वेश्चन 4 पार्ट में बटा हुआ होता है। किसी को याद है 4 पार्ट याद थे? क्या थे? पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। किसी को याद है क्या करते हैं उसके अंदर? इनपुट आउटपुट, इन आउटपुट में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, फिर उनके परसेंटेज कंप्लीशन। याद है? उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होती है? किसी को याद है क्या होती है सेकंड स्टेप? कॉस्ट बनाते हैं, जहां पे हम रामबन फॉर्मूला लगाते हैं, मटेरियल के लिए अलग, लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए अलग। फिर तीसरा काम होता है वैल्यूएशन। याद है क्या करते हैं? आउटपुट की वैल्यू निकालते हैं, एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालते हैं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू निकालते हैं, और लास्ट काम होता है सबको कहां फिट कर देते हैं? प्रोसेस अकाउंट के अंदर। तो इक्विवेलेंट अप्रोच जो है वो मैंने आपको सिखाई थी, पर इंटरेस्टिंग है इक्विवेलेंट अप्रोच को पढ़ने के लिए पहले एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे आईसीआई ने इक्विवेलेंट अप्रोच में क्वेश्चंस करने के लिए कितनी मेथड दे रखी है? 2। क्या क्या 2 मेथड है? याद है आप लोगों को? बताई थी मैंने कौन सी 2 मेथड है? पहली मेथड है फीफो और दूसरी मेथड है वेटेड एवरेज। अब गाइस ये किसी को मेरे हिसाब से याद होगा ही नहीं कि फीफो में क्या मेन था और वेटेड एवरेज में क्या मेन था। मेरे को पता है याद ही नहीं होगा। याद है? कोई बताएगा क्या है? कोई बोल पाएगा क्या है? फीफो में क्या था, वेट एवरेज में क्या था? ये नीचे लिखा हुआ मैं दिखाऊं उसके पहले कोई बोल पाएगा? स्क्रीन पे मत देखना, ऑनलाइन ई नोट से मत देखना। किसी को याद है फीफो में क्या था और वेट एवरेज में क्या था? यस, अक्षत बताना चाह रहा है। और कोई बताना चाह रहा है? किसी को याद है? देख लिया? नहीं बिना देखे। हाँ अक्षत, क्या है? ओपनिंग स्टॉक का प्राइस अलग से लेते हैं, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है भाई। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का प्राइस अलग से लेते हैं, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, जहां पे ओपनिंग का प्राइस स्टैंडर्ड होता है और बाकी का एक्चुअल होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं। वैदिका पीछे कुछ बताना चाह रही जी? बिल्कुल सही बात है। याद आ रहा है आपको फीफो और एवरेज में क्या फर्क था? ये देखो, फीफो में सिर्फ करंट ईयर का कॉस्ट और करंट ईयर का वर्क लेते हैं, जबकि एवरेज में ओपनिंग का भी काम पूरा का पूरा काउंट कर लेते हैं। ये याद रखो, मैंने आपको दोनों में फर्क बताया था। जब हम फीफो का इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे तो बताओ जो काम पिछले साल हुआ उसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बोलो ना। फीफो का जब इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे तो जो काम पिछले साल हुआ उसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर ओपनिंग 100 और 60 कंप्लीट है तो हम 100 और 60 लेंगे कि 0 और 40 लेंगे? जबकि एवरेज में हम पूरा ले लेते हैं 100। याद आ रहा है दोनों में फर्क? तो एक क्वेश्चन हम करेंगे पहले फीफो का, फिर अगला क्वेश्चन हम करेंगे एवरेज का। पर ध्यान रखना दोनों में फर्क। फीफो जब करते हैं तो हम सिर्फ करंट ईयर का कॉस्ट और करंट ईयर की यूनिट लेते हैं, जबकि हम जब एवरेज करते हैं तो हम पुराना कॉस्ट नया कॉस्ट सब जोड़ देते हैं, और यूनिट में भी पुराना काम नया काम सब जोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोनों में से इजी कौन सा था? एवरेज इज इजी। ध्यान रखना कौन सा इजी है? एवरेज। डिफिकल्ट फीफो, इसीलिए स्टार्ट हम डिफिकल्ट से करेंगे। फीफो के लिए मैंने एक क्वेश्चन निकाल के रखा है, और ये क्वेश्चन सितंबर 24 की क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, और ये क्वेश्चन फीफो को समझने के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। तो शांति से पढ़ते हैं, मैं एक एक एडजस्टमेंट आपको बताते चला जाऊंगा, फिर इसका सोल्यूशन भी देख लेंगे। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये फीफो को समझने का परफेक्ट क्वेश्चन है। गाइस सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। ओपनिंग क्वांटिटी लिखी है 900, जिसकी कॉस्ट दे रखी है 4500। ओपनिंग में 100 और 60% काम ऑलरेडी हो चुका है। अब आप मुझे यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए कि क्या इस बार जब आप इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे तो क्या 100 और 60 लेंगे? तो क्या लेंगे? 0 और 40। ओपनिंग कितना लेंगे? 0 और 40। बहुत बढ़िया। अब हमने इस बार इनपुट करी 9100 और पुरानी इनपुट थी 900, मतलब टोटल क्वांटिटी अगर देख ले तो कितनी आ रही है? 10,000। कितनी आ रही है? 10,000। 900 पुरानी और 9100 नई, टोटल क्वांटिटी आ रही है 10,000। इस बार की 9100 क्वांटिटी की मटेरियल कॉस्ट 27,300 है, लेबर दे रखा है, ओवरहेड दे रखा है, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में यूज करेंगे। यहां काम की बात है गाइस, नीचे पढ़ो। नॉर्मल लॉस लिखा है इनपुट का, टोटल इनपुट का 10%। क्यों? अभी ऊपर निकाला, टोटल इनपुट कितना हुआ? 9100 और 900 को जोड़ दे, कितना इनपुट है? 10,000। नॉर्मल लॉस कितना है इसका? 10%, मतलब कितना? 1000। और यहां देखो स्क्रैप हुआ कितना?
मतलब नॉर्मल कितना मानेंगे बताओ, 1000, एबनॉर्मल कितना मानेंगे 200, और उन्होंने एबनॉर्मल लॉस की कंप्लीशन भी दे रखे हैं 100 और 70, ये भी दे रखा है। फिर उन्होंने क्लोजिंग के कंप्लीशन भी दे रखे हैं 100 और 80, ये भी हम क्लोजिंग स्टॉक के साथ लिख लेंगे। मेन गाइज यहां पे ध्यान रखना, जब हम फिनिश गुड्स देखते हैं फीफो मेथड में तो इसको घूरते हैं। किसी को याद है क्यों घूरते हैं? मैंने आपको बताया था बचपन में से घूरने का शौक होता था बच्चों को, ऐसे आंख निकाल के घूरते हैं बच्चे, है ना, बचपन में किया होगा ऐसे आंख निकाल के घूरने वाला काम। तो मुझे बताओ जब ऐसे घूरते हैं और जब ऐसे आंखें कर लेते हैं तो एक नजर आता है कि दो दो नजर आते हैं? एक नजर आता है कि दो दो नजर आते हैं? दो दो। हमें एक्चुअली यहाँ पे 700-800 के भी दो टुकड़े करने हैं। कोई बताएगा 7800 के दो टुकड़े क्या होंगे? सर 900 पुराना और 6000, 900 पुराना और 6000 कितना, 900 नया। ये टुकड़े करना आना चाहिए भव्य, ध्यान से ध्यान रख लेना, टुकड़े कर दूंगा मैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। 7800 के दो पार्ट, पहला है 900 ओपनिंग और 6900 करंट, याद आ रहा है? अब देखो मैंने जो पूरा कैलकुलेशन किया इसको एक बार स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट में देखते हैं कि ये क्या किया। देखिए गाइस ये रहा, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। फीफो में हमेशा इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बनती है, ध्यान से देखना। 900 पूरा ओपनिंग थी, 9100 आई, टोटल कितनी हो गई 10,000। बस एकदम आए दांत बंद, हाँ खांस ले, हाथ रख के खांस ले, बस हाँ ठीक है। अब हंसना मत, हंसना मत, अब हंसना मत। फिर हंस दिया, ठीक है, फिर खांसी आ जाएगी। ओके सुनो, 900 क्वांटिटी ओपनिंग और 9100 इस बार की, बता टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 10,000। गाइस फीफो में ध्यान रखना, ओपनिंग के 900 अलग, 6900, ये अभी बताया मैंने कैसे निकाला, कैसे निकाला 6900। सर टोटल कितनी क्वांटिटी थी 7800, उसमें से 900 को अलग कर दिया तो कितना बच गया 6900। ये लिख दिया नॉर्मल लॉस 1000 निकाला था, ये लिख दिया एबनॉर्मल लॉस 200 निकाला था, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब मेन ध्यान रखना इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज ओपनिंग का। अभी आप लोगों ने बोला कि सर वो मत लो जो दिया हुआ है, वो लेंगे जो नहीं हुआ। तो बताओ 100 और 60 दिया था तो 100 और 60 लेंगे कि 0 और 40? 0 और 40 लेंगे। सर 0 और 40 ले लिया। करंट इनपुट तो वो है जो इसी बार बनना चालू हुआ और इस बार ही खत्म हो गया, तो इसकी तो पूरी 100% ले लेंगे, ले ली। नॉर्मल लॉस काउंट ही नहीं करते। बताओ इसका लॉजिक बताया था मैंने कि भाई अगर अभी मैंने इसको लाइन दे दी और स्माइल पास कर दी और बाद में जाके जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालते समय नॉर्मल लॉस को लात मार के भगाना रहा, तो बेटर है कि पहले दिन मुंह सड़ा लो, है ना, स्माइल पास करो ही मत। क्योंकि लड़के स्माइल पास करते ही अलग ही असम्पशन लेके चलते हैं, है ना। तो आप लड़कियों का जेस्चर होता है, यार किसी ने मेरे को स्वीटली हाई बोला है तो मैं भी इसको स्वीटली हाई बोल दूं। लड़कियां बड़ी ऑप्टिमिस्टिक होती, लड़का सही होगा, पर लड़कों को पता है, ठीक है, कि अगर मैंने किसी को हाई बोला है तो उसका इंटेंशन क्या है। तो प्लीज आप हाई का रिप्लाई हाई से मत कीजिए, हाई लगा दीजिए ताकि सामने वाला उसकी एक्सपेक्टेशन को और ना बढ़ाए, क्योंकि नॉर्मल लॉस वाली हालत हो जाएगी। पहले नहीं तो नॉर्मल लॉस को जोड़ना पड़ेगा और बाद में जाके नॉर्मल लॉस को लात मार के निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है नॉर्मल लॉस को इंक्लूड करो ही मत, और इसीलिए नॉर्मल लॉस को हम काउंट नहीं करते। सर एबनॉर्मल लॉस करते हैं, जी हाँ, उसका परसेंटेज कंप्लीशन क्वेश्चन में दिया था 100 और 70, और क्लोजिंग का कंप्लीशन भी दिया था 100 और 80। गाइस अब आपको इक्विवेलेंट यूनिट निकालना आ गया, यहां से आ जाएगी आपकी इक्विवेलेंट यूनिट। अब दूसरा काम क्या करते हैं बताओ, क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब यहां पे गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मटेरियल और लेबर एंड ओवरहेड को अलग अलग करेंगे क्योंकि दोनों की यूनिट अलग है, पहली बात। दूसरी बात, सवाल आता है कि अगर ये रामबाण फॉर्मूला है तो स्क्रैप कहां से माइनस करें, मटेरियल से कि लेबर से? याद करो मैंने आपकी वो बिजनेस स्टडीज की कॉपी वाला एग्जाम्पल दिया था, और मैंने आपको बोला था कि आपने कितनी भी जमा के मोतियों जैसी राइटिंग लिखी हो और आपके दोस्त ने भले कीड़े मकोड़े दौड़ा दिए हो, जब रद्दी में जाएगी दोनों के पैसे सेम मिलेंगे। मतलब अल्टीमेटली आपको मटेरियल का पैसा मिलता है, की गई मेहनत का पैसा नहीं मिलता। और इसीलिए प्रोसेस कॉस्टिंग में जब भी आपको मटेरियल और लेबर की कॉस्ट यूनिट अलग अलग निकालनी हो, बताओ नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू किस में से माइनस करोगे, मटेरियल में से माइनस करोगे, लेबर में से माइनस नहीं करोगे। तो ये हमारा रामबाण फॉर्मूला ही है। और सर नीचे जो 8100 क्वांटिटी है वो यहीं से लेके आए, ये वाली
सर लेकिन रामबाण फॉर्मूले में तो हम नॉर्मल लॉस को माइनस करते हैं, बताओ 8100 में से नॉर्मल लॉस को माइनस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई यही उड़ा दिया ना, ऊपर ही उड़ा दिया ना, मतलब 8100 में बताओ नॉर्मल लॉस जुड़ के आ रहा है, ऑलरेडी हट के आ रहा है, तो क्या डबल बार माइनस करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट यूनिट से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन गया और कॉस्ट पर यूनिट निकल के भी आ गया। अब फीफो में एक चैलेंज आता है, यहां पे सबसे मेन चैलेंज था, आपको याद हो तो क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप मुझे बताओ जो 7800 क्वांटिटी बनी है, इसके दो टुकड़े हैं, किसी को याद है दो टुकड़े क्या थे? 900 पुराना और 6900 नया। आप मुझे बताओ 900 पुराने का काम कैसे हुआ, कोई बताएगा कैसे हुआ? कुछ काम पिछली बार, कुछ काम, तो एक्चुअली अपने को दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इस 900 क्वांटिटी में दो टुकड़े होंगे, कुछ काम पिछली बार हुआ, कुछ काम इस बार हुआ। वो कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। जब आउटपुट की वैल्यू निकालते हैं तो टोटल 3 एलिमेंट ऐड करते हैं। ये जो 2 एलिमेंट आपको ऊपर के दिख रहे हैं, ये 900 क्वांटिटी के लिए है, और ये एलिमेंट जो आपको दिख रहा है वो 6900 क्वांटिटी के लिए। ऐसा करके टोटल 700-800 का कॉस्ट आ जाएगा। गाइस कैसे निकलेगा, लिसन वेरी केयरफुली। जो 900 क्वांटिटी आपकी बनी है वो कुछ पिछली बार बनी है, कुछ इस बार बनी है। सर तो कैसे पता पड़ेगा कितना कॉस्ट पिछली बार लगा है? ये क्वेश्चन देगा। आपको याद हो तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में इन्होंने दे दिया था कि 900 रुपीज के ऊपर हम 4500 की कॉस्ट ऑलरेडी लगा चुके हैं। ये तो क्वेश्चन देगा। सर 900 क्वांटिटी पे बचा कुचा काम इस बार हुआ है, वो कितने का है? इसके लिए आपको इक्विवेलेंट यूनिट यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करना पड़ेगा इसके लिए? इक्विवेलेंट यूनिट। आप ऊपर जाके देख सकते हैं मटेरियल में कितना काम हुआ, 0, और लेबर में काम हुआ 900 इंटू 40%, मतलब कितनी क्वांटिटी का? 360 का। आप यहां देख सकते हैं हमने मटेरियल का काम ले लिया 0, लेबर का काम ले लिया 360 इंटू इस बार की जो भी कॉस्ट आई है वो। सर ये 6900 तो पूरी इस बार बनी है, तो इस बार की पूरी कॉस्ट ले लेंगे। ध्यान रखना जब भी वैल्यूएशन करो तो आउटपुट के 3 टुकड़े होंगे, 2 नहीं कितने? 3। पुरानी लगी हुई कॉस्ट, पुराने माल में इस साल लगी हुई कॉस्ट, और इस साल का माल और इस साल की कॉस्ट। इन 3 टुकड़े को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट। और ये सबसे मेन क्रूशियल था। सर एबनॉर्मल लॉस तो इजी है, जितनी जितनी यूनिट बनी है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कर लेना। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी जितनी जितनी यूनिट बनी है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कर लेना। ये आपको इक्विवेलेंट यूनिट में मिल जाएगी। ये ऊपर जो हमने निकाली ना यूनिट्स, ये वाली यूनिट है 200 क्वांटिटी, 140 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 800 क्वांटिटी, ये तो यहां से मिल जाएगी। मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट करेंगे तो ये तो इजीली निकल के आ जाएगा। मेन फीफो में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है यहां, फिर बोल रहा हूं, फीफो के स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में आप गलती कहां करोगे? सिर्फ आउटपुट निकालने में। कितने टुकड़े याद रखना? 3। क्या क्या 3 टुकड़े? ओपनिंग की पुरानी कॉस्ट, ओपनिंग की इस बार की कॉस्ट, और इस बार इनपुट और इस बार आउटपुट की इस बार की कॉस्ट। तीनों ऐड करोगे तब जाके आपका वैल्यूएशन कंप्लीट माना जाएगा। बताओ फीफो समझ में आया? फीफो समझ में आ गया तो एवरेज के लिए बहुत इजी एग्जांपल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन नवंबर 20 एग्जाम में भी आ चुका है, मॉड्यूल में भी आ चुका है। इस क्वेश्चन से हम इजीली एवरेज रिवाइज कर सकते हैं। गाइस एवरेज ज्यादा इजी है, पता है क्यों? क्योंकि एवरेज ये बोलता है, ये मत देखो कि कितना काम पिछली बार हुआ, कितना काम इस बार हुआ, जितना हुआ सारा ले लो। तो देखो इस क्वेश्चन को, किताबें कहां बंद कर रहे हो, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, फटाफट देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? सर 2000 क्वांटिटी हमारे पास पहले की बनी हुई है, बन रही है मतलब, और 38,000 क्वांटिटी मैंने इस बार बनाई। बता टोटल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 40। उन्होंने बोला नॉर्मल लॉस है 5% टोटल का। टोटल का 5% निकालेंगे तो निकालो 40,000 का 5% कितना आता है गाइस? 2000 का क्या हो गया मेरा? नॉर्मल लॉस। और यहां देखो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 3000 का, मतलब 1000 का क्या मानेंगे? एबनॉर्मल लॉस। इसका कंप्लीशन दे रखा है 100 और 80। क्लोजिंग 2000 है, उसका कंप्लीशन दे रखा है 100 और 80। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 35,000 क्वांटिटी जो बनी है इसके यहां पे 2 टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला एवरेज को इससे मतलब नहीं है कि काम पुराना हुआ या नया हुआ। एवरेज को इससे मतलब है कि टोटल काम कितना हुआ वो ले लो। तो बताओ टोटल काम 35,000 क्वांटिटी पूरी बन गई? पूरी बन गई। अब वो पहले बनी या इस बार बनी, इससे मुझे मतलब नहीं है। तो आप देखिए सबसे पहले इसकी इक्विवेलेंट क्वांटिटी का स्टेटमेंट। टोटल मिला के 2000 ओपनिंग थी, 38,000 इस बार हो गई, टोटल कितनी आ गई गाइस? 40। इधर देखो 40 में से
ये ओपनिंग WIP को अलग लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिख सकते थे, यहाँ पे आउटपुट सीधे आ सकता है 35 और ये नहीं भी लिखते तो चल जाता है, एक ही बात थी, पर ठीक है लिख भी दिया तो सेम बात है क्योंकि ऊपर उसको भी 100 ही मान रहे हैं। लेकिन मेन ध्यान रखना 2000 के ओपनिंग को भी पूरा 100 लिया है और 33,000 के इस बार कोई पूरा 100 लिया है। मतलब ओपनिंग और करंट में हमने ये नहीं देखा कि काम पिछली बार हुआ कि इस बार हुआ, हमने क्या बोला सर 35 पूरी बन गई, कितने कितने परसेंट, 100%। तो यहाँ पे 35,000 को सीधे 100% लिखा जा सकता है, यहाँ पे ओपनिंग और करंट में बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, क्लोजिंग तो क्वेश्चन देगा, नॉर्मल लॉस लेना ही नहीं है, मैंने आपको अभी एग्जांपल बता दिया क्यों नहीं लेते नॉर्मल लॉस, और एब्नॉर्मल लॉस का कंप्लीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे इजीली क्या निकल के आ जाएगी आपकी इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब मेन ध्यान रखना, जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं एवरेज मेथड में तो सिर्फ इस बार की कॉस्ट नहीं लेते, पुरानी कॉस्ट भी ऐड करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन में देखो, हमें पिछली बार कॉस्ट लगी थी 80 इन मटेरियल और इस बार कॉस्ट लगी 114 लाख 80, दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने यूनिट्स भी टोटल ले ली है। मैंने जब नीचे यूनिट के लिए क्या बोला, सारा काम ले लो, तो ऑफ कोर्स कॉस्ट के लिए भी क्या बोलूंगा, सारी कॉस्ट ले लो, क्या बोलूंगा, सारी कॉस्ट ले लो, तो पुरानी भी ले लो और नई भी ले लो। तो एवरेज मेथड में हम पुरानी कॉस्ट और नई कॉस्ट दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ओपनिंग भी आएगा और करंट भी आ जाएगा और नीचे ओवरऑल यूनिट्स आ जाती है। वो लॉजिक तो मैंने बता ही दिया कि स्क्रैप हमेशा कहां से माइनस करने का, मटेरियल में से माइनस करने का। सेम काम लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए भी करेंगे, ओपनिंग भी ले लेंगे और इस बार की भी ले लेंगे। गाइस इसका वैल्यूएशन स्टेटमेंट बहुत इजी बनेगा, पता है क्यों, क्योंकि जब मैंने सारी कॉस्ट पहले ही काउंट कर ली तो अब मुझे ओपनिंग करंट सबको बाइफरकेट करने की, सीधे बताओ कितनी यूनिट बनी थी 35, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई थी 80, सीधे वैल्यूएशन खत्म, एब्नॉर्मल लॉस भी सीधे और क्लोजिंग WIP भी सीधे, कहीं ओपनिंग और 3 टुकड़े करने की जरूरत है ही नहीं। ये एवरेज मेथड से भी हमारा पूरा इक्विवेलेंट का क्वेश्चन होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये लास्ट पॉइंट है हमारा और खत्म हो रहा है आज का डिस्कशन। फीफो और एवरेज कब लगानी है, याद है, कोई बता पाएगा कब फीफो लेनी है कब एवरेज लेनी है? अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के कंप्लीशन दे रखे हैं तो फीफो लेंगे, तो ही फीफो लग सकती है, तो ही फीफो लग सकती है। और मुझे बताओ एवरेज कब लग सकती है, जब ओपनिंग WIP के खर्चे में कितना मटेरियल है, कितना लेबर है, कितना ओवरहेड है, उसका बाइफरकेशन दिया हो। अगर ओपनिंग WIP के मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का बाइफरकेशन नहीं दिया तो एवरेज नहीं लग पाएगी। एवरेज सिर्फ तब लगेगी जब ये गिवन है और फीफो सिर्फ तब लगेगी जब ये गिवन है। सर दोनों ही दे दिया हो तो क्या करने का, दोनों ही दे दिया हो तो मेरे हिसाब से तो एवरेज लगा देने का, क्योंकि एवरेज में टाइम आपको कम लगेगा। ICI को दोनों सजेस्टेड देने पड़ेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं कौन सी मेथड लगानी है तो ICI को दोनों सजेस्टेड देने पड़ जाएंगे। गॉट इट। अब आज का आपका टास्क, अगर आपको पूरा रिवीजन क्लियर कर रहा है, पूरा आपको रिवीजन कर चुके हो, तो 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 16 और 17। किसी को याद है 16 और 17 में क्या था? मैं आपको बताता हूं। 16 क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसमें एक पैकिंग मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट था, अभी भी याद नहीं आ रहा है। इस पैकिंग मटेरियल को आप सारी क्वांटिटी में डिवाइड करोगे कि जो क्वांटिटी सिर्फ बन गई है उसमें डिवाइड करोगे? तो जब भी आप रिवाइज करो ये 2 स्पेशल क्वेश्चन जरूर आखिरी में रिवाइज करना। पहले रिवीजन मेरे अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस मैंने बताए वो कर लेना, कंपाइलर कर लेना, कॉपी का पूरा सीक्वेंस कर लेना। आखिरी में इन 2 क्वेश्चन को जरूर करना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके स्पेशल क्वेश्चन है, पर वो तब कर पाओगे जब आपको बेसिक और सारा रिवीजन आपका हो चुका हो। तो जब भी टाइम मिले, अब आपको जब भी टाइम मिले एक बार प्रोसेस को फटाफट आप रिवाइज कर लो। जब वो रिवीजन मेरा वाला पूरा हो जाए, जितना मैंने बताया उतना पूरा हो जाए, फिर आप ये 2 क्वेश्चन जरूर कर लेना। एक है 16 और गाइस 17वां तो सबसे शानदार है, रिवीजन टेस्ट पेपर में भी, ICI के केस सिनेरियो में भी है। याद करो, जिसमें उल्टा चलना था, इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑलरेडी दे रखी थी, मटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट निकालनी थी। नहीं याद आ रहा है? अभी कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ये समझ में कब आएगा? जब एक बार आप बेसिक और सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे, तभी आप इस 16 और 17 क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ऐसे में और चैप्टर्स के रिवीजन लेता रहूंगा, पर इस रिवीजन का फायदा आपको तब होगा गाइस जब घर बैठ के एक बार जितने क्वेश्चन मैंने रिवाइज कराए हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोग टाइमली वापस से कर भी लें, तो ताकि पुराना आपका कुछ भी मिस ना हो। ऐसा नहीं हो जाए पुराना सारा भूलते चले जाए। तो पुराना याद रखने के लिए टाइम टू टाइम हम लोग कॉस्ट का रिवीजन लेते रहेंगे। आई होप आज के रिवीजन से थोड़ा बहुत आपको प्रोसेस पुराना सारा का सारा वापस से याद
आने लग गया होगा। थैंक यू सो मच, आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म। एंजॉय, गुड डे, बाय बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू।